वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज मोहम्मद सादिक। आज से हम जो है लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों की पर्सनल पे ये डिमांड थी कि सर दिसंबर 2024 के जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी हमारा एग्जाम जो है दूर है, तो आप ये क्वेश्चन हमें करा दें। तो क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और कंसेप्चुअल हैं। आप लोगों ने खुद से भी क्वेश्चन करने की कोशिश की है और आप लोगों ने किया भी है, बट रिवीजन के तौर पे, कंसेप्ट को समझाने के तौर पे जो है ये सीरीज आप लोगों के लिए जो है शुरू की जा रही है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग आर्गुमेंट। ठीक है, इस आर्गुमेंट के बेस पे आपको करेक्ट कोड जो है आइडेंटिफाई करना है। देखिए, ऑल एक्टर आर एथलीट्स, तो ये कौन सी वाली आपकी स्टेटमेंट है? ए वाली है। सम एक्टर आर कॉमेडियंस, तो ये कौन सी वाली है? ए ई आई, ये आई वाली है। ठीक है, और ये भी आपकी आई वाली है। देयर फोर से यहाँ पे क्या है? ये कंक्लूजन मुराद है। सम कमेडियन और एथलीट्स, ये भी आपकी आई वाली है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया? मूड एंड फिगर दोनों पूछा गया, तो इसका मूड बनेगा ए डबल आई। ठीक है, इसका मूड बनने वाला है ए डबल आई, और इसकी जो फिगर बनेगी वो फिगर थ्री बनेगी। ठीक है, क्योंकि फिगर वन आपका ऐसे होता है। ठीक है, ये है आपका फिगर टू, ये है आपका फिगर फोर, और ये है आपका फिगर थ्री। तो ये जो सबसे पहले होता है, यानी अगर दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपकी फिगर आ जाती है और वो पहले आती है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका पहले आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आल के बाद फौरन यहाँ पे एक्टर सब्जेक्ट है, और सम के बाद यहाँ पे एक्टर सब्जेक्ट है, तो ये है। ठीक है, और जो यहाँ पे टू नंबर की है ना, अगर दोनों ऑब्जेक्ट में ऐसे आएगा तो ये फिगर टू हो जाएगा। ठीक है, और अगर पहले आता है तो ये आपकी फिगर थ्री होगी। तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन टू, व्हाट अमंग द फॉलोइंग एग्जांपलिफाइज एक्सटेंशन ऑफ अ टर्म दैट इज एम्पैथी। ठीक है, यानी पूछा गया है कि फॉलोइंग में से कौन सा ऐसे टर्म है जिसके अंदर एक्सटेंशन खाली है, यानी उसके अंदर एक्सटेंशन बनती नहीं है। अब ये एक्सटेंशन होता क्या, मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई भी टर्म आप लेते हो, यानी कोई वर्ड आप लेते हो, और उस वर्ड के अंदर जितनी भी कैटेगरी बन सकती है उसको आप एक्सटेंड करते हो, उसको आप बढ़ाते हुए चले जाते हो, उसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था शिप। ठीक है, शिप क्या होता है? एक जहाज है जो पानी पे चलता है। तो इस शिप के अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती है, यानी अलग अलग तरीके की जो है शिप होती है। ठीक है, जैसे बैटल शिप अलग होती है। जैसे अभी ये जो जंग चल रही है, तो जो एक कंट्री दूसरे कंट्री की मदद करती है, ठीक है, यानी जंगी सामान भेजने के लिए, लड़ाई वाला सामान कर भेजने के लिए जो जंगी सामान भेजती है वो बैटल शिप से भेजती है। ठीक है, इसी तरीके से एक शिप होती है कार्गो शिप। ठीक है, कार्गो शिप ये कौन सी शिप होती है? जो सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेकर जाती है। एक होती है पैसेंजर शिप। ठीक है, जो किसको लेकर जाती है? जो पैसेंजर को इधर से उधर लेकर जाती है। तो आप देखो कि इस एक टर्म जो है शिप है, ठीक है, इस टर्म को हमने क्या किया? एक्सटेंड किया है। ठीक है, इसको हमने क्या किया? एक्सटेंशन किया, यानी इसको बढ़ाया है। क्योंकि शिप एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर काफी सारी कैटेगरी बन सकती है, यानी अलग अलग टाइप की जो है शिप बन सकती है। तो यही है इस शिप वर्ड की एक्सटेंशन। तो देखिए, पेन भी मुख्तलिफ किस्म की आती है। ठीक है, मुख्तलिफ तरीके की, मुख्तलिफ डिजाइन की, मुख्तलिफ कैटेगरी की जो है पेन आती है। जैसे आपने जेल पेन सुना होगा, डॉट पेन सुना होगा, और भी बहुत सारी पेन की जो है टाइप्स होती है। बुक भी जो है इसकी बहुत कैटेगरी होती है। मेडिकल की बुक अलग होगी, मैनेजमेंट की अलग होगी, कॉमर्स की अलग होगी, साइंस की अलग होगी, यानी बुक वर्ड से भी हम चीजों को एक्सटेंशन कर सकते हैं। बैग भी मुख्तलिफ किस्म का, मुख्तलिफ क्वालिटी का, मुख्तलिफ ब्रांड का जो है आपको मिल सकता है। लेकिन गॉड एक ऐसा वर्ड है जिसको आप एक्सटेंशन नहीं कर सकते। गॉड की फर्दर कैटेगरी आप नहीं बना सकते हो। अलग अलग टर्म में या अलग अलग कैटेगरी में जो है आप गॉड को डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यानी गॉड वर्ड की एक्सटेंशन आप नहीं बना सकते हो। तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। चलिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ फेलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। देखिए, फेलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन ये कोई अलग सी ऐसी फेलेसी नहीं है। ठीक है, ये एक ब्रॉड टर्म है जिसका मतलब ये होता है, यानी इसके अंदर वो सारी फेलेसी आएंगी जिसका कंक्लूजन अपनी प्रीमाइस को लॉजिकल तौर पे सपोर्ट नहीं करता है। तो पहले मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन टू, यानी ऑप्शन बी। एक होगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और एक होगा आपका बेगिंग द क्वेश्चन। और इसी बेगिंग द क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर आर्गुमेंट भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इसको हम सर्कुलर आर्गुमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बेगिंग द क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है, इग्नोरेटिव इलेंची भी इसी को हम कहते हैं। तो अब आपको ये जानना है कि फेलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन के अंदर कौन कौन सी आती हैं। जैसे आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, ठीक है, ये आएगा। फॉल्स कॉज ये आएगा। हेस्टी जनरलाइजेशन ये आएगा। तो इसके बारे में हम समझते हैं।
देखिए, डिफेक्टिव इंडक्शन रिफर टू आर्गुमेंट वेयर कंक्लूजन डजंट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द प्रीमाइसेस, मीनिंग एविडेंस प्रोवाइडेड डजंट स्ट्रांगली सपोर्ट द क्लेम। ठीक है, डिफेक्टिव इंडक्शन का मतलब यही है कि हमारे जो आर्गुमेंट है वो कंक्लूजन को लॉजिकल तौर पे जो है, यानी लॉजिकल तौर पर वो प्रीमाइस को कंक्लूजन सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब यह है कि जो एविडेंस दिए जाते हैं वो क्लेम को स्ट्रांगली तौर पे सपोर्ट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ समवन गेट सिक आफ्टर टेकिंग वाइटमिन्स, ठीक है, एंड दे कंक्लूड द वाइटमिन्स कॉज द इलनेस। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि अगर कोई बीमार होता है वाइटमिन की गोली लेने के बाद और वो ये नतीजा निकालता है, वो ये कंक्लूड करता है कि वाइटमिन की वजह से ही वो बीमार हुआ है, और दैट इज अ फॉल्स, ठीक है, फॉल्स कॉन्स्पिरेसी। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप बात करोगे तो ये एक तरीके की फेलिसी है, और उस फेलिसी को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स कॉन्स्पिरेसी हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि वाइल देयर माइट बी अ कोरिलेशन, जबकि एक कोरिलेशन हो सकता है कि यानी वो वाइटमिन लेने के बाद बीमार हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि वाइटमिन ही उसकी बीमारी की वजह बनी है, जबकि दूसरे फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सी फेलिसी जो है डिफेक्टिव इंडक्शन के अंदर आती है, तो हेस्टी जनरलाइजेशन है, अपील टू इग्नोरेंस जिसको हम आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस बोलते हैं, आर्गुमेंट फ्रॉम अथॉरिटी जिसको हम इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं, यानी जब हमारी अथॉरिटी एक्सपर्ट ना हो। ठीक है, स्लिपरी स्लॉप है, फॉल्स कॉज है, एंड वीक एनालॉजी है। तो आपका एग्जाम करीब है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो आपको इस तरीके से अब पूछ रहे हैं, अब आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो फेलिसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन के अंदर जो है ये दो नहीं आएंगे, कॉम्प्लेक्स एंड बेगिंग दी क्वेश्चन, बाकी ये सारे जो है फेलिसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन के अंदर आएंगी। ठीक है, तो आप जरूर माइंड में रखना, आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, कौन से जो है इसमें से इनकरेक्ट है, अब आपके सारे पुराने पीवाईक्यूज जो है फॉलो किए जा रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, तो जरूर आप लोग इन चीजों पे जो है अपनी नजर रखो, कौन सा जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, देखिए पहले में कहा गया कि फॉर जैनिज्म शब्दा प्रमाण इज रिड्यूसेस टू अनुमान, कह रहे कि जैनिज्म जो है वो कहता है कि शब्दा प्रमाण ने अनुमान को रिड्यूस किया है, तो यही गलत है। क्योंकि आपको मालूम है कि जैनिज्म ने क्या किया है, तीन स्कूल को जो है एक्सेप्ट किया है, यानी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के तौर पे तीन स्कूल को माना है। वो तीन स्कूल कौन कौन से हैं, जैनिज्म को मैंने आपको बताया था कि जैनिज्म पास हो गया। ठीक है, यानी जे जो है वो आपका पास हो गया, कैसे है, जैसे आप जे बनाओ और यहाँ पे ऐसे लिखो पास, तो ये पास से कौन है, पी से आपका हो जाएगा परसेप्शन, और ए से हो जाएगा आपका अनुमान, और यस से हो जाएगा आपका शब्दा। तो जैनिज्म पास हो गए, यानी जैनिज्म स्कूल ने तीन स्कूल को एक्सेप्ट किया है, परसेप्शन, अनुमान एंड शब्दा। बुद्धिज्म ने जो है दो को माना है, जिसको हमने बीपी के जरिए आपको याद कराया था, बीपी बी से है आपका बुद्धिज्म, और ये है आपका परसेप्शन, यानी बुद्धिज्म ने सिर्फ परसेप्शन को जो है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के तौर पे एक्सेप्ट किया है। अब देखिए ये आपका सही है, इसने कहा कि शब्द इंडिपेंडेंट प्रमाण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो सिर्फ परसेप्शन को मानता है। मीमांसा ने जो है आपके पांचों प्रमाण को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और वेदांता ने भी जो है सबको माना है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे स्कॉलर है और उनकी फील्ड के बारे में बात की जा रही है, ऐसे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन के जरिए ही नॉलेज आपको लेनी है। आर्यभट्ट ने जो है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में काम किया है, कैनेड ने एटॉमिक थ्योरी, सुश्रास्त्रा ने जो है सर्जरी के फील्ड में, नाग अर्जुन ने जो है आपका एल्केमी यानी जिसको हम कीमिया बोलते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में। क्वेश्चन 6, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेलोजिस्टिक रूल, सेलोजिज्म के रूल के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, पहले में कहा गया कि विथ टू निगेटिव प्रीमाइज, क्या कहा गया है, विथ टू निगेटिव प्रीमाइज अ निगेटिव कंक्लूजन इज ड्रा, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर हमारे प्रीमाइज वन एंड प्रीमाइज टू दोनों निगेटिव होगा तो उससे कंक्लूजन कभी भी निकल ही नहीं सकता। ठीक है, फिर कहा गया कि कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रीमाइज तो मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन, ये डिफिनेशन ऐसी है कि अगर कोई टर्म कंक्लूजन में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो तो वो प्रीमाइज में मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, इसको इन्होंने जो है उल्टा लिख दिया, इस वजह से ये भी गलत है। मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ प्रीमाइज, ठीक है, इसको भी गलत लिखा है, क्योंकि मिडिल टर्म जो है कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट वन प्रीमाइज, एटलीस्ट इन वन प्रीमाइज मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बोथ प्रीमाइज में नहीं कहा गया, कम से कम एक प्रीमाइज में जो है डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ऑप्शन 4 इसका सही है, क्योंकि सैलोजिस्टिक आर्गुमेंट में जो है तीन टर्म जो है जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे सही है। चलिए,
तो यहाँ पे डिफिनेशन दिए गए हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक। देखिए स्टिपुलेटिव डिफिनेशन क्या होता है कि जब किसी भी टर्म या फ्रेज को जो है डिफाइन करने के लिए हम नई टर्म इजाद करते हैं, यानी पुरानी टर्म को हम नहीं मतलब यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमें किसी की सुंदरता के बारे में बात करनी है तो मैं कह दूं कि यार ये लड़की देखने में तो पटाखा लग रही है, तो ये जो पटाखा मैंने टर्म यूज किया है, वर्ड यूज किया, ये एक नई टर्म मैंने इन्वेंट किया है, ठीक है। मैं ये भी कह सकता था कि ये लड़की काफी ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है जो पहले से सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसकी सुंदरता को, उसकी खूबसूरती को डिफाइन करने के लिए एक नई टर्म मैंने यूज की जिसको मैंने बोला है पटाखा, ठीक है। तो स्टिपुलेटिव क्या हो, इट इज अ नीदर एक्यूरेट नॉट इनएक्यूरेट, ठीक है। यानी ना ही वो सही है ना ही वो गलत है, यानी जो टर्म हम डिफाइन करते हैं किसी भी टर्म को जो है बताने के लिए, नई टर्म जो हम इन्वेंट करते हैं वो हमारी बीच की मानी जाती है, ना ही उसको हम मुकम्मल तौर पे सही कह सकते हैं ना ही उसको मुकम्मल तौर पे गलत कर सकते हैं, ठीक है। लेक्सिकल डिफिनेशन जिसको हम डिक्शनरी वाली डिफिनेशन बोलते हैं, इट रिपोर्ट द मीनिंग ऑफ डिफाइन इंडम। डिफाइन इंडम मींस वही डिक्शनरी वाली मीनिंग, जैसे होम अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो उसका माना आपको घर मिलेगा, तो यही है आपकी डिक्शनरी मीनिंग। प्रिसाइजिंग डिफिनेशन का मतलब ये होता है एम्बिगुइटी को एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी अगर किसी कोई भी टर्म आप पढ़ रहे हो और वो अनक्लियर है यानी एम्बिगुअस है, यानी वो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए प्रिसाइजिंग का मतलब होता है टू दी पॉइंट, ठीक है, यानी किसी चीज के अंदर जो अनक्लियर चीजें हैं उनको क्लियर करना, ठीक है, यानी उसको टू द पॉइंट पे लाना, उसको बहुत ही वाजे और क्लियर बना देना। थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी की जो लार्ज अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, थ्योरी को डिफाइन करने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे वो हमारी थ्योरेटिकल डिफिनेशन हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन है स्टेप ऑन स्किल, ठीक है, प्लीज आप किसी से कह रहे हो कि स्किल पे खड़े हो जाओ। स्किल वही जो वजन नापने का आला होता है, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वजन नापने की जो मशीन होती है आपको उस पर खड़े करते हैं, तो उसके लिए स्टेप ऑन स्किल प्लीज रिप्रेजेंट विच फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो अगर डॉक्टर आपको कहेगा कि आप स्टेप ऑन स्किल प्लीज, तो ये कौन सी लैंग्वेज है? क्या डॉक्टर ये एक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है या अपने इमोशन को व्यक्त कर रहा है या वो डायरेक्शन दे रहा है या वो कोई चीज परफॉर्म करने के बारे में बात कर रहा है? तो सिंपल सी बात है कि भाई पोलाइटली वे में डॉक्टर जो है आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ फिच मी वन गिलास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो, तो मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, या मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे मेरा मोबाइल पकड़ा दो, ठीक है। तो इसी तरीके से डॉक्टर भी प्लीज कहकर आपको बोल रहा है कि आप मशीन पर जो है स्किल पर जो है स्टेप हो जाइए, खड़े हो जाइए। चलिए तो कंट्रेरी प्रोपोजिशन इसमें से कौन से है, तो आपको मालूम है ए एंड ई, ठीक है। ए एंड ई जो होते हैं वही आपके कंट्रेरी होते हैं, यानी आल वाली एंड नो वाली जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपके कंट्रेरी होते हैं। तो ए एंड ई जिसमें होगा यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, ठीक है, यहाँ पे है कि पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब ऑप्शन देखो यहाँ पे वैलिड आर्गुमेंट, फाल्स प्रीमाइस, फाल्स कंक्लूजन, ट्रू प्रीमाइस, इस तरीके के वर्ड यूज किए गए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डायग्राम के जरिए आपको ये स्टेटमेंट आपको चेक करना होगा, क्योंकि वैलिडिटी चेक करना है ना, तो वैलिडिटी आप कैसे चेक करोगे इस चीज की? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। पहले वैलिडिटी चेक करें, ऑल फोर लेग क्रिएचर हैव विंग्स, यानी सारे फोर पैर वाले जो मखलूक हैं, क्रिएचर मीन्स जीव जंतु, सारे फोर पैर वाले, चार पैर वाले जो जीव जंतु है उनके पास क्या है, विंग्स है, पर है, ठीक है। तो हमारा जो फोर लेग है, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, विंग्स के अंदर आएगा, ठीक। डब्लू। फिर कह रहे कि सारे स्पाइडर हैव एग्जैक्टली फोर लेग, स्पाइडर मीन्स मकड़ी, सारी जो मकड़ियां हैं उनके पास भी क्या है, फोर लेग्स हैं, ठीक है। तो सारी मकड़ियां भी आपकी इसी के अंदर आएंगी, ठीक है, यानी स्पाइडर भी आपकी इसी के अंदर आएगा। अब कंक्लूजन आप चेक करो, क्या कंक्लूजन जो है आपकी प्रीमाइस को सपोर्ट कर रहा है? अगर सपोर्ट कर रहा है तो आर्गुमेंट आपका वैलिड होगा। ऑल स्पाइडर हैव विंग्स, ठीक है, यानी सारी जो मकड़ियां हैं उनके पास पर है, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा आर्गुमेंट वैलिड है, क्योंकि स्पाइडर जो है स्पाइडर के अंदर विंग्स है, ठीक है, यानी सारे स्पाइडर जो है वो बाजू वाले हैं, पर वाले, ये बात तो बिल्कुल सही। अगर आपको ना समझ में आए तो इसको आप दिल्ली मान लो, ठीक है, इसको आप इंडिया मान लो, इसको आप वर्ल्ड मान लो, ठीक है, यानी पूरे पूरा वर्ल्ड जो है, ठीक है, इसको आप क्या मान लो, वर्ल्ड मान लो, यानी वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड के अंदर जो है इंडिया है और इंडिया के अंदर जो है वो दिल्ली है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पाइडर है वो विंग्स के अंदर है, तो ऑल स्पाइडर है विंग्स, यानी सारे मकड़ियों के पास जो है पर है। तो ये बात तो सही है कि आर्गुमेंट हमारा वैलिड है, ठीक है, तो इसमें वैलिड, इसमें वैलिड, तो इसको हम हटाएंगे और इसको हम हटाएंगे। अब हमें देखना है इसके साउंडनेस को, यानी इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है क्या ये सही है, यानी ट्रूथ है बिल्कुल।
देखिए सारे जो फोर पैर हैं, ठीक है, यानी जितने फोर पैर वाली मखलूक है सबके पास जो है पर नहीं होते हैं, ये गलत है। यानी लिखा हुआ जो कंटेंट है, आर्गुमेंट तो वैलिड है, लेकिन अगर इसकी साउंडनेस आप चेक करोगे तो इसका प्रीमाइस जो है फॉल्स होगा, लिखा हुआ कंटेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि कोई भी ये नहीं कहेगा कि सारे फोर पैर वाले मखलूक के पास या क्रिएचर के पास जो है विंग्स होते हैं, पर होते हैं। तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स प्रीमाइस एंड फॉल्स कंक्लूजन होगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अब आपको ये फिर से बताना है, इसमें कहा गया कि अलान इज टॉल, डार्क एंड हैंडसम एंड हैज ब्लू आई। अलान जो है वो लंबा है, डार्क यानी उसका रंग जो है काला है, और वो हैंडसम है, और लेकिन उसकी आंखें जो है ब्लू हैं। बिल जो है वो भी लंबा है, बिल किसी का नाम है, ठीक है, डार्क है और हैंडसम भी है, इसलिए बिल की आंख भी जो है प्रोबेबली क्या है, ट्रू है, मतलब आई, इसलिए कि बिल जो है प्रोबेबली ब्लू आई वाला है, ठीक है, यानी बिल की भी आंख क्या होगी, नीली होगी। तो यहाँ पे जो आप एनालॉगी कर रहे हो, आपका जो एनालॉगी है या फिर आपका जो कंपैरिजन है, ये वीक है। कैसे वीक है भाई, देखिए अलान लंबा भी है, डार्क भी है, हैंडसम भी है, उसके पास नीली आंख है, और कोई और लड़का जिसका नाम बिल है वो भी लंबा है, डार्क है, ठीक है, हैंडसम है, लेकिन जरूरी नहीं है जब उसके पास आंख नीली नहीं है तो आप कैसे उसका कंपैरिजन कह सकते हो कि प्रोबेबल बेस पे, यानी 50-50% के चांसेस है कि उसकी भी आंख क्या होगी, नीली है। तो अगर आप किसी से कंपैरिजन करते हो तो 100% का जो है कंपैरिजन होता है कि यानी ये बंदा जो है इस बंदे से पूरे तौर पे क्या है, कंपेयर है, मिलता जुलता है। तो इसमें प्रोबेबल वर्ड आपने यूज किया है, तो ये वीक एनालॉगी, वीक कंपैरिजन आपने यहाँ पे किया है। चलिए, क्वेश्चन 12, how do I know that ginseng tea is a cure for common cold? Last week I had a bad cause of the sniffles. I drank a cup of ginseng tea and the next morning में sniffle were gone. देखिए ये पुराना आपका PYQs क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके दिसंबर 2024 के अंदर इस क्वेश्चन को जो है रिपीट किया गया है। इस चैनल पे मैंने इस क्वेश्चन को कराया भी है, बट न्यू क्वेश्चन के लिए मैंने आपको यहाँ पे इसको ला दिया है। तो आप बताना क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि कल की जो नेक्स्ट वीडियो होगी इस वीडियो में इसका क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। हम भी जानना चाहते हैं कि इसका सही आंसर जो है क्या होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करना। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो जरूर आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। आपके जितने भी साथी इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भेजिए, हो सकता है उनको भी फायदा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।